कैसे हैं सब लोग? आइए जल्दी जल्दी आते रहिए। और जब तक सारे लोग मुझे दोबारा ये बता नहीं देंगे कि कितने लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ 12th वाले स्टूडेंट से और 11th वालों से, ठीक है। बार बार बोलता हूँ मैं। और ये वीडियो तो फिर आपको ये मानिए, कई लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत गंदी बात है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, लाइव क्लास पढ़िए आप। मैं मानता हूँ आप इसको बाद में पढ़ लेते होंगे, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, लाइव क्लास का मतलब क्या है, ढेर सारे स्टूडेंट्स आपसे जुड़ते हैं, ठीक, आप उनकी कमेंट्स को देखते हैं। मैं मना किया हूँ कि कमेंट्स को प्रॉपरली आपको वहाँ ध्यान नहीं, आपको लेक्चर पे ध्यान देना है। लेकिन फिर भी एक व्यू में आप ये तो देख सकते हैं कि मेरे साथ इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास वाला फील आता है। कई लोग ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें, लाइव क्लास पढ़ें आप। तो क्या था, अभी आज ही हुआ था, ठीक है, पिछला लेक्चर जो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 6, ओके। तो हम लोगों ने उसमें बात करी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक। और एक क्वेश्चन था, एक कन्फ्यूजन था, या यूँ कह लीजिएगा वो एक्सेप्शन था, ठीक। उसी के आगे आज पढ़ना है, पहले उसको डिस्कस करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब आप एक ग्रुप में जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप में तो कोई टेंशन ही नहीं थी। ग्रुप में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी ही चाहिए और बढ़ती भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन कुछ केसेस थे जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आ जाइए, कौन कौन से वो जगह थी जहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा था। दिस वन इज़ फर्स्ट, जहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा था। यहाँ क्या होता था, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा। एंड दिस वन, यहाँ क्या होता था, यहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती थी, किसकी, नाइट्रोजन की, ओके। तो मैंने कहा था ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं एक पीरियड में, तो क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी आपकी वो इंक्रीज हो रही थी। क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्यों इंक्रीज हो रही थी, तो मैंने लिखा था, बताया था आपको, बिकॉज ENC इंक्रीज, ओके। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो बढ़ रहा था। डन, इतना क्लियर हो गया था। अभी क्या बात है वो जरा सुनिए आप। ये जो ट्रेंड था यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। तो बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा, बोरॉन का साइज बेरिलियम से छोटा, कार्बन का साइज बोरॉन से छोटा, नाइट्रोजन का साइज कार्बन से छोटा, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा, और फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से छोटा। ये तो डन है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूं। तो 1s2 2s2, डन, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। आगे आते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूं। तो 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, दैट मीन 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फिल करूंगा, 1s2 2s2 2p3, ओके। अब मैं यहाँ बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूँ। तो जब मैं बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करूँगा तो कैसे फिल करूँगा, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करूँगा तो कैसे फिल करूँगा, बताइए मुझे। अगर मैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन फिल करता हूँ तो 1s2 2s2 2p4, ओके, डन, एनी प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे। तो बोरान का हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं और बेरिलियम का देख रहे हैं, ठीक है। जरा मुझे बताइए, बेरिलियम, जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे होंगे बेरिलियम से, तो मैंने आपसे क्या कहा था,
जरा बेरिलियम को थोड़ा ऐसे और बनाओ आप। बेरिलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बच्चा लोग? 4। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताओ? फर्स्ट तो यही है, ये है फर्स्ट, ये इतनी, तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड सेल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, ओके, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो आप हमेशा कहां से निकालेंगे? आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कोई डाउट? ओके, बेरिलियम को देखते हैं एक बार। सॉरी, बेरिलियम हो गया, बोरॉन देखते हैं। तो बोरॉन में कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन। ओके, डन, 5 प्रोटॉन। फर्स्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जरा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? साइज ऑफ बोरॉन इज स्मॉलर देन बेरिलियम। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी आपके बोरॉन का ही ज़्यादा है। तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से निकलना चाहिए देन बेरिलियम। बल्कि ऐसा हुआ नहीं, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किससे? बोरॉन से। क्यों? ठीक, तो सुनिए, देखिए बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक, जरा गौर से मुझे बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किस में गए हैं? एस सबसेल में, उसी के ऑर्बिटल में तो गए हैं। एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो क्या एस, ये सबसेल जो है आपका, क्या ये फुलफिल है? बोरॉन में देखिए, बोरॉन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया हुआ है? 2p में। क्या p में तो 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्या p फुलफिल है? नहीं है। अब मुझे बताओ तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट और सेकेंड? नहीं, रटिए मत, समझिए, बोरॉन का साइज बेरिलियम से छोटा है। यस, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। बोरॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेरिलियम से। यस, कोई डाउट नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं। ठीक, फिर सर बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन क्यों है देन बोरॉन? तो मैंने कहा बच्चा वो इसलिए है क्योंकि बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप इसे देखिए ये फुलफिल्ड है, क्योंकि एस में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 फुल है, फिल है ये बिल्कुल। बोलिए, 2 ही तो इसमें फिल है, तो ये फुलफिल नहीं है। बेरिलियम तो हो गया, अब बोरॉन देखते हैं। तो बोरॉन के तो आउटर मोस्ट में पी में इलेक्ट्रॉन, पी में गया इलेक्ट्रॉन, और पी में तो 6 जाते हैं, यहां कितना है? 1। ये फुलफिल है? नहीं, हाफ फिल्ड है। नहीं, याद करिए मैंने क्या बताया था, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल्ड, उसके बाद जितने भी हैं वो सब, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुलफिल। उससे कम अगर किसी का नंबर आएगा तो किसका? हाफ फिल्ड का। बाद बाकी तो सब ही क्लियर। तो बताइए मुझे, ये हाफ फिल्ड है, फुलफिल्ड है? नहीं, ये कैसा है? फुलफिल्ड। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं आयोनाइजेशन enthalpy of beryllium is greater than that of boron because ना ऐसे due to full filled, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जब आप ये लिखेंगे, थोड़ा लिख दें तो अच्छी बात है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप चाहें तो नीचे लिख भी दें या उसके आगे ही लिख दें। ठीक है, बेरिलियम कितना? 1s2 2s2। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? ओके, इधर आते हैं, नाइट्रोजन को देखिए आप, यहां भी वही बात है, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा, ऑक्सीजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा है। सर मैंने कहा बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, ओके, बिकॉज ENC विल इंक्रीज, ओके, नो डाउट।
ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, यस सर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ओके विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है उन्हीं को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम समझ रहे हैं। तो ये दोनों जगह पर क्या ही एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया, उसे मैंने बता दिया कैसे, क्यों बताया सर कैसे हुआ, तो मैंने कहा भैया बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल फील्ड की वजह से ज्यादा स्टेबल है देन बोरॉन। ओके यहां आ जाइए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। ओके जरा देखिए इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसे गौर से देखिए। तो जो लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए, 2p में। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6, गए कितने हैं, 3। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस वन इज हाफ फिल्ड, बोलिए क्या ये हाफ फिल्ड है, इसका बताइए ये फुल फील्ड है, नहीं, ये हाफ फील्ड है, नहीं। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, दिस। ओके तो यहां मैं लिख सकता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, वाली लैंग्वेज यूज कीजिएगा, ठीक। बाद में क्या, ड्यू टू हाफ फील्ड, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। आगे वो कॉन्फ़िगरेशन आप बना देंगे ये वाला। कोई डाउट, कोई दिक्कत, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए यार राइटिंग पे मत जाइए प्लीज, आप सोचते हैं सर गंदा संदा लिख रहे हैं, ठीक है होना चाहिए मैं अच्छा लिख पाऊं। होता क्या है मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक है। और अगर आप मन से पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक, तो नोट कर लीजिए, आपको इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप इसको बहुत सजा सजा के नोट करें। मैं बोल तो रहा हूं, मैं इतना धीरे धीरे बोलता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ऐसे करके लिखता हूं, तब तक आप इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। हाँ एक चीज तो लिख ही सकते हैं, उसके बाद आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। एक अगर आपने लिख लिया दूसरा उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। क्या लिखा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। बाद में ये बना दीजिए। ओके डन, नोट कीजिए जल्दी से और खत्म कर दीजिए, ठीक है। अपन इसको नस्तो नाबूद कर रहे हैं, बोले तो इरेज कर रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, ओके ओके गुड गुड, बहुत अच्छे बात आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसी को लेके, ओके, इसी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए होगा क्या, अभी चैप्टर्स में जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ कुछ चीज़ें छूटी हुई चल रही हैं। जैसे अगर आप अपनी नोटबुक उठा के देखेंगे, ठीक है, अपनी आप बुक्स उठा के देखेंगे, सॉरी, तो जब आप अपनी बुक्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ मिलेगी, ऐसा लगेगा कि सर कुछ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसका सिर्फ एक ही मेरे पास जवाब है, बार बार वही जवाब है, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, 11th क्लास जब आप आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो आपने 9th में करी होती है। तो शुरुआत करने से पहले जब हम उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, जब शुरुआत करने के बाद सॉरी, तो क्या होगा कि वहाँ तक ले जाने के लिए एक तो ये हो कि शुरुआत में ही आपके मन में ये आने लगे कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है वो हम बिल्कुल कर पा रहे हैं, पहली चीज़, ठीक। दूसरा क्या होता है, कुछ चैप्टर में ऐसा है जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कुछ आगे के चैप्टर से रिलेट करते हैं। अब मैं वो नहीं पढ़ा सकता हूँ, या तो पहले आगे का चैप्टर पढ़ा दूँ। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इतनी ढेर सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं कि जब इतना पढ़ लेंगे तो मुझे जो आगे की टर्मिनोलॉजी है, जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, जब मैं वापस आके आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो किसी भी चैप्टर में ये आपको लगेगा नहीं कि ये तो अब ये नई चीज़ आ गई, ठीक। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास आपको अपने ऊपर है या नहीं है, आप अच्छा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है भैया मेरे,
कि आप अपने को किस हिसाब से देखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस आप कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, कई लोगों का है ना फंडा कि अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको ना देख के, ठीक है, और अदर देन बहुत सारी चीज़ें देखते रहेंगे। ठीक, यह मोर देन सफिशिएंट चल रहा है फिलहाल। आप इतना पढ़िए, एक बार आप अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि नहीं यार सब हो रहा है, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है मुझसे वो हो रहा है, आगे जो और पढ़ाया जाएगा वो भी होगा जब ये हो रहा है। ठीक, तो ठीक है, अगर कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं तो आगे सर पढ़ाएंगे बोल तो रहे हैं, तो वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन वो मत सोचिए ना कि एग्ज़ाम में आपको 92 मार्क्स का आ रहा पेपर, अब 8 मार्क्स का आपको नहीं आ रहा, अब आप उसी सोच में ही बैठे हुए हैं कि बताओ यार 8 मार्क्स का नहीं आ रहा, क्या होगा मेरा। अबे 92 कर लो, टॉप तब भी करोगे, बहुत कम लोग 92 लाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो पहले यही सोचना होता है मेरे 8 मार्क्स नहीं आ रहे, तो भाई साहब छोड़ दो फिर 92 भी, 8 के ही चक्कर में पड़े रहो। तो थोड़ा सा भरोसा दिखाइए मेरे ऊपर भी, और अब मेरे से ज़्यादा आप अपने ऊपर दिखाइए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए और रिवीजन करते रहिए इन लेक्चर्स का। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। आप भूल जाएंगे कुछ चीज़ें, अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, सब आ रहा है, धीरे धीरे आप भूलने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए कि रिवीजन आप करते रहें, मुझे बार बार कहना ना पड़े आपसे। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं। सोडियम, ओके, बताइए अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, ओके, क्या किया मैंने, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दिया, तो क्या बनेगा, Na+, ओके, सोडियम का कैटायन बन जाएगा, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करने के लिए मुझे एनर्जी मिली होगी या मैंने एनर्जी दी होगी, सिस्टम को दी होगी, तो डेल्टा एच यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर मुझे एनर्जी मिलती तो डेल्टा एच कैसा होता, निगेटिव। ओके, ये रूल है। दूसरी बात क्या मैंने आपको बताया था, इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डेफिनेशन में ही भैया मेरे ये लिखा था, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, तो फिर वो ठीक है, आप समझ ही रहे हैं, वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताइए, जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए कितना होता है। मेरे हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 सारे लोग जानते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बताइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6, थोड़ा ध्यान दीजिए, सोडियम प्लस, कितना प्लस, 1 प्लस, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, रिमूव हो गया यहां से, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10, क्या 10 फिल हो गए पूरे। ओके, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, Na का, ये किसका है, Na+1 का। ओके, ठीक है। अब बताइए मुझे यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो, मैं चाहूं कि एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कराऊं, बताइए आसान होगा क्या, बताइए आसान होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं आसान होगा, क्यों नहीं आसान होगा, ठीक, 2 रीज़न है, उसको जरा अच्छे से देखिए। पहला रीज़न, इसका जरा मुझे बताओ आप, मैं देखिए एक एक चीज़ बहुत आसानी से और बहुत आराम से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना भी हो तो आप उसको रिपीट करके बाद में देख सकते हैं। मेरा इतना विश्वास है कि आप उसको ज़रूर समझ पाएंगे, लेकिन जब आप मन से पढ़ रहे हो। 11 प्रोटॉन थे फर्स्ट सेल, फर्स्ट कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, थर्ड सेल बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम है, आराम आराम करेंगे। सोडियम प्लस का देखिए, तो सोडियम प्लस कितना है भाई, प्रोटॉन के साथ तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, वो तो 11 ही रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे। तो बताइए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकेंड सेल में बताइए, सेकेंड सेल में 8 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में बताइए, अभी ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म ही हो गया, थर्ड सेल है, यही तो बचा। ओके,
अब जरा देखिए, अब जरा देखिए अच्छे से, यहां क्या था? क्या न्यूक्लियस की डिस्टेंस जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे थे इतनी है? अरे एक्चुअल में इतनी नहीं होती ना यार, एटम तो बहुत छोटा होता है भैया, ठीक है, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, सिर्फ वैसे ही समझें आप। तो यहाँ कितना है? इतनी डिस्टेंस है। अभी यहाँ बताइए डिस्टेंस कहाँ कम हुई, यहाँ या यहाँ? मतलब फर्स्ट में या सेकेंड में, Na में या Na प्लस में? Na प्लस में। और बताइए अगर डिस्टेंस कम हुई तो ये न्यूक्लियस जो अब तो बैलेंस सेल यही रहेगी भैया, आउटर मोस्ट वाली सेल बैलेंस सेल यही होगी अब, क्योंकि थर्ड सेल तो रही नहीं, वरना वो होती है आउटर मोस्ट, उसी को बैलेंस बोलते। अब तो बैलेंस सेल ही है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेंगे। गुड, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो बताइए अब जो ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर न्यूक्लियस अपना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा क्योंकि ये करीब है ज्यादा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना आसान है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो साइज छोटा हो गया है, और साइज छोटा होने से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन। क्लियर? मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं किसी एटम का, किसी एक न्यूट्रल एटम लूं और उसका कैटायन लूं, तो कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसका ईएनसी बढ़ जाता है, साइज घट जाता है। ठीक। दूसरा, इस स्पेशल केस में एक चीज और है। पहला तो क्या है, जो मैंने ये जो आपको चित्र बनाया है, ये जो चित्रहार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका, इस चीज का ईएनसी ज़्यादा है, इसका ईएनसी कम है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी Na प्लस की देन दिस। क्लियर है? हालांकि आगे अभी मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा कि जब आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आप दूसरा निकालने जाते हो तो इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। खैर उससे फिलहाल उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा है, अभी इतना ही देख रहे हैं कि आप इतना समझ गए। ठीक। इस स्पेशल केस में एक चीज और है जो इस वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ज्यादा कर रही है। वो क्या है? समझदार हैं आप, देख लीजिएगा। 2p6 ये कैसा है? फुलफिल्ड। अब कौन सी मरी पड़ी है सोडियम प्लस को? वो तो कहेगा आप थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन देंगे। दुनिया में कोई भी काम बच्चा लोग एक काम के लिए जरूर होता है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए, स्टेबिलिटी। ओके, कोई भी काम। चोर भाई साहब अगर चोरी भी कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है, उसके पास पैसा है, वो स्टेबल हो जाए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी इसी के लिए कर रहे हैं, आप स्टेबल हो जाए, आपकी जॉब आ जाए, एक स्टेबल लाइफ हो जाए आपकी। कहीं भी कुछ भी हो रहा है इस जीवन में, ठीक, किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, वही है। अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आप PUBG खेल रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भले ही आप उससे एक्चुअल में स्टेबल ना हो, लेकिन आपका मन तो यही कह रहा है कि नहीं भैया इसमें बहुत मजा आ रहा है, हम स्टेबल है, मजा आ रहा है खेल के। तो दुनिया का हर काम, सारे काम किसके लिए होते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अब बताइए मुझे, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला भी होगा, अब देखिए एक चीज और होती है, होते स्टेबिलिटी के लिए लोग ये चाहते हैं, या एटम्स भी ये चाहते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कोई उल्टा काम कराएं, ठीक, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप जबरदस्ती कोई काम करना है, बोले सर ये भी स्टेबिलिटी के लिए, नहीं तो आप अपने मन में ये सोच रहे होंगे स्टेबिलिटी के लिए करा रहे हैं, हो सकता है उसके लिए ऐसा काम ना हो। बात समझ रहे हैं? जैसे आपको किसी को बस से नीचे फेंकने में मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, मैं उसको फेंक दूंगा, ठीक, तो भले वो आपके मन को संतुष्टि दे रहा है, आप उससे सैचुरेटेड हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, फेंक दिया, ठीक, आप स्टेबल हो गए, मैंने चाहा फेंक दूं और मैंने फेंक दिया। अब वो अलग बात है, वो बेचारा तो निकल लिया ना, उसका तो राम नाम हो गया, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर स्पॉन्टेनियसली कोई काम हो रहा है स्वतः अपने आप, तो वो स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है, ठीक, अगर कोई इसका अपोज ना करे। अब अगर सोडियम से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सोडियम क्यों ऐसा कर रहा होगा? वो इसीलिए तो कर रहा होगा, वो कह रहा होगा भैया 3s1 अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये हट जाए, इसके बाद 2p6 आई एम फुलफिल्ड। ओके, सोचा, वो भी गया। अब तुम कह रहे हो सोडियम भैया एक इलेक्ट्रॉन और दोगे, अपने ऊपर 2+ लाओगे क्या? वो दौड़ा लेगा। यार दिमाग खराब है। एक तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तुमने, वो हमने इसलिए दे दिया, चलो मेरा भी काम बन रहा था, अब तुम आगे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होने देगा। अब समझिए, वो होने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा, आपने ऐसा किया तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। 2p6 था, अब आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो 2p5 हो जाएगा।
लेकिन जबरदस्ती आप एनर्जी देके साले में आगे ही लगा दो सोडियम में, तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज वो स्पॉन्टेनियसली या आराम से खुद ऐसा नहीं करना चाहेगा। क्लियर हो गया? तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए Na की या Na+ की किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो आप क्या कहेंगे? सर Na+ की। मैं कहूंगा क्यों? तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, ठीक, देन Na+1 इज फॉर्म्ड, ठीक, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+1 इज फुलफिल्ड, या यूं कह सकते हो, इसको बना देना, आगे लिख देना फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा, पहला जो ये सब में वैलिड होगा, ये चीज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा फुलफिल्ड ही हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, लेकिन ये हमेशा वैलिड है। जब आप किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज जो होगा वो घट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज तो घट ही जाएगा, साइज घटेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि कोई एक या दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने तो वो स्टेबल ही, ये फुलफिल्ड वाला ही बना लेगा। ठीक, स्टेबल तो होगा, लेकिन अगर वो फुलफिल्ड बनाएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक, अब स्टेबल भी डिपेंड करता है कि आप वो खुद करना ऐसा काम चाह रहा है, आप जबरदस्ती करा रहे हो। ठीक, लेकिन जो मुद्दा यहां पर है वो ये है कि हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऐसा ही नहीं होगा कि ये फुलफिल्ड ही बने। ठीक, हाँ, हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऐसा जरूर होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा, बार बार मैं गलत बोल रहा हूं, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्लियर है? चल भाई, इतना नोट कर लिया होगा ना, जल्दी से कर लो, इतना नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या था? ये स्पेशली इस केस में ऐसा हो गया कि फुलफिल्ड आ गया। ठीक, ऐसा हर बार होगा। देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, समझिए, मन से पढ़िए भाई, मन से पढ़िए। कैसे हैं? समझ में आ रहा है ना सबको? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, मैग्नीशियम। कौन सा नीशियम? मैग्नीशियम। ओके, मैंने क्या करा भैया, ओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, बोलिए क्या करा? इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया भाई मेरे। क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? वही एनर्जी, क्या नाम देंगे उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ठीक, डॉट ना भी लगाइए चल जाता, आई लिख दीजिए। ठीक है, 3s2। बताइए अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या तो क्या आएगा? एक ही तो प्लस आएगा, 1 ही प्लस आएगा, Mg+1 बनाएगा। ओके, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 1s2 2s2 2p6 3s1 स्वाहा। ठीक है, हो गया। अब बताइए मुझे, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं, क्या मैग्नीशियम चाहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो? कुछ भी रटा नहीं रहा हूं, जो दिख रहा है भाई बोलो, आंखें तो सबकी सही है, जो दिख रहा है भाई बोलो, क्या मैग्नीशियम चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो? नहीं, मतलब जैसे सोडियम ने तो दौड़ा लिया था, भाग एक तो निकाल चुके हो, क्या मैग्नीशियम, आप जैसे कहो मैग्नीशियम, मेरी बात सुनो MG, मेरी बात सुनो, आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जैसे सोडियम से आपने यही बात कही थी, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उसने कहा ले लो, रिलीज करा लो, करा दिया। फिर आप गए, एक और दे दो, दौड़ा लिया। ठीक, यहाँ मैग्नीशियम से आपने कहा मैग्नीशियम भाई एक इलेक्ट्रॉन दो, तो उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहा होगा ले लो एक इलेक्ट्रॉन? इस पर तो पूरा चैप्टर ही है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, लेकिन हल्का हल्का सा फील, हल्की हल्की सी खुशबू, ठीक, अभी से आना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आप मन से पढ़ेंगे ना तो फिर वही होता ना कि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्या लगेगा? ये सब सुना सुना है, यही तो लगेगा, ये सब सुना सुना है। और अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या लगेगा? सब सुना सुना है। थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, तो बताइए अब अगर यहाँ पर ये क्यों चाहेगा ऐसा हो जाए? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज लगातार घूम रही होगी। क्या घूम रही होगी? सुनिएगा। फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल
2 इलेक्ट्रॉन। बताइए मैंने क्या कहा था, सारे एटम क्या चाहते हैं, स्टेबल हो जाए। और केमिस्ट्री में सुनिएगा, थोड़ा सा हल्का सा सुनिएगा, केमिस्ट्री में स्टेबल होने का मतलब होता है, केमिस्ट्री में स्टेबल होने का मतलब जो होता है वो होता है आपकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। सारे एटम ये चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे के करें ऐसा, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके करें, चाहते क्या हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। मेरे साथ दोहराइए, जितने भी आपके एटम्स हैं, ठीक, वो सबके सब क्या चाहते हैं, बॉन्डिंग का रीजन ही यही है, किसी से जुड़ना, ठीक, किसी से बॉन्ड बनाना, ठीक। तो ये सब क्यों होता है, इसको तो डीप पूरा चैप्टर, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी हल्की सी करें तो आउटर मोस्ट सेल में सारे के सारे एटम क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये 8 इलेक्ट्रॉन वो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे के कर लें या इलेक्ट्रॉन ले के कर लें, ठीक। और एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं शेयरिंग, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक। तो ज्यादा उसके पछड़े में नहीं पड़ रहे अभी, तो जो फाइनल है यहां पर, जो कंक्लूजन है एक नट सेल में, जो आपको चीज याद रखनी है, विच इज दैट सारे के सारे एटम ये चाहते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए, जब आप मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने गए, जब आप मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने गए, तो मैग्नीशियम के दिमाग में चल रहा होगा, चलो गुरु ले लो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे में फिर एक ही रह जाएगा, फिर मैं एक और रिलीज कर दूंगी, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो जैसे ही उसने ऐसा किया, तो देखो अब कितना रह गया, 2,8,1। लेकिन भाई साहब मैग्नीशियम आंटी आपके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब बताइए प्लस चार्ज आने से क्या हुआ होगा, मुझे बताइए। अगर प्लस चार्ज आया होगा, देखो प्लस चार्ज कैसे आता है, आप समझते हैं ना प्लस चार्ज कैसे आता है। प्लस चार्ज तो ऐसे आता है भाई मेरे, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ओके, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, अपना कॉन्सेप्ट फेल नहीं होता। क्या कहा था मैंने, शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार देख लूँ, शायद आपको वहाँ दिख नहीं रहा। अरे वेरी गुड, वाह बहुत अच्छे, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या था, प्रोटॉन किसको मारता है, इलेक्ट्रॉन को। बताओ मार यहाँ ज्यादा पड़ रहा है ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ऑब्वियस बात है नीचे वाले में ज्यादा मार पड़ रही, तो नीचे वाले का साइज छोटा होगा तो ENC बड़ा होगा ना, याद कीजिएगा, याद कीजिए, याद कीजिए, ओके। ENC बड़ा है तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। अगर मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोलता हूं, फर्स्ट, ठीक। तो जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक इलेक्ट्रॉन में फिर यहां से निकालूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताइए फर्स्ट ज्यादा या सेकेंड ज्यादा, बताइए पहले ज्यादा कठिनाई हुई या सेकेंड टर्म में, सेकेंड स्टेप में ज्यादा कठिन लगेगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट में, सेकेंड में। क्यों, क्योंकि आपका सर उसका साइज छोटा हो गया, ENC बढ़ गया। अब तो सब प्रोटॉन ना जो न्यूक्लियस वाला है उसको यूं करके खींच रहा हो, जाने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सोच रहा है, यार चला जाने दो भैया, एक चला जाएगा मेरे आउटर मोस्ट में तो 8 रह जाएंगे, मैं तो एकदम भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक। वो तो हो जाएगा, लेकिन पहले से ज्यादा अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, किसी अब सोडियम क्या भैया था, सोडियम के तो आउटर मोस्ट में 2,8,1 तो आउटर मोस्ट में 1 ही था, एक ही निकल जाने के बाद वो स्टेबल हो रहा था, यहाँ 2 निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, यहाँ 2 निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है। तो याद रखिएगा हमेशा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। किसी एक ही एटम की मैं बात कर रहा हूं, जैसे किसी एक एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालने के, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो आपने कुछ एनर्जी दी, फिर जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी आप कुछ एनर्जी देंगे। ये एनर्जी हमेशा आपको ज्यादा ही देनी पड़ेगी पहले वाले से, ठीक। ये ऑलवेज है। और केमिस्ट्री भैया जहां ऑलवेज लग जाए, मान लीजिएगा आप गंगा नहा के आए हैं, क्योंकि वहां हर जगह एक कॉन्सेप्ट, उसके में एक्सेप्शन, ठीक। तो ऑलवेज भाई समझ लीजिए आप, मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आएगा। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, Mg+2, ओके। कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2,8, ओके। अब बताओ मुझे, अब आप फिर आ गए मैग्नीशियम आंटी साहब ने कहा, आंटी एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, ठीक। क्या कहेंगी, लंबा दौड़ाएंगे आप, 2-2 निकाल चुके, चैन नहीं है तुमको, है अब थोड़ा ना, आप तो स्टेबल और हो गए। तो अब ऐसा नहीं कि आप निकाल ही नहीं सकते, मैंने क्या कहा, निकाल तो फिर आप आगे ही लगा दो एटम के अंदर, इतनी एनर्जी दे दो, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज अब यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत
आसानी से, बहुत मतलब आप ये समझ लीजिएगा टेंडिंग टू इम्पॉसिबल। अब आप नहीं निकालेंगे, जला दो अलग बात। ओके, समझ में आ गया? तो मेरी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके डन। तो पहली चीज, फॉर एन एटम, ओके। सेकेंड, आयोनाइजेशन enthalpy is always greater than first ionization enthalpy। बोलिए, for an atom first second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpy। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ लोग होते हैं मोहल्ले पड़ोस में बेवकूफ टाइप के, अब वो म्यूजिक बजाते हैं, मैं क्या करूं? ठीक है, आप इससे बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए, आप सिर्फ पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, वैसे उम्मीद है इतना आ नहीं रहा होगा म्यूजिक, फिर भी आ रहा हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर कि आपको एक ही चीज़ पे लगातार फोकस करना है। ठीक है, वो ये बोर्ड है, आपका मास्टर है, ओके, आपका मोबाइल जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, इस बोर्ड को देख रहे हैं, और आपकी कॉपी पेन। ओके, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जरा एक चीज़ और अच्छे से समझिए, बताइए, जैसे मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं, ओके, किससे इलेक्ट्रॉन निकालूं? सोडियम से। और मैं किससे इलेक्ट्रॉन निकालूं? मैग्नीशियम से। बताइए दोनों में से किससे कठिन होगा निकालना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किससे कठिन होगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम से कठिन होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है ना भैया साइज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिएगा, Na+, ठीक, और मैं किससे इलेक्ट्रॉन निकालूं? Mg+ से। किससे निकालूं? Mg+ से। इसको थोड़ा सा समझिए, ये क्वेश्चन आता है, समझिए अच्छे से। इधर देखिए जरा, थोड़ा सा और बताइए मुझे, मैं मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं, किससे कठिन होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? नो डाउट एल्यूमिनियम से कठिन होगा। दैट मींस आयोनाइजेशन, जब मैं ये ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूं इधर, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की। ठीक, अब मैं अगर Mg+ से इलेक्ट्रॉन निकालूं और Al+ से इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो अब भी एल्यूमिनियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? आप बताओ ना, आप यहां देख लो, ऐसे करके देखो 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 देखो, कितने प्रोटॉन? 12। ट्रिक नहीं भूलिए, 12 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। ओके, डाउट है का भैया? ठीक, यहां कितना? 13 प्रोटॉन और कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, 13 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है? अब थोड़ा सा बताइए मुझे, यहां कैसे आप कर पाएंगे इसको? देखिए, एल्यूमिनियम प्लस का जो साइज, एल्यूमिनियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम से छोटा है, इसलिए कठिन है। तो एल्यूमिनियम प्लस का जो साइज है वो मैग्नीशियम प्लस से छोटा है, कोई डाउट ही नहीं। ओके, लेकिन यहां ऐसा नहीं है भाई मेरे। कायदन क्या होना चाहिए? Na से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए मैग्नीशियम से, है भी, मतलब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए सोडियम से। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो सर यहां भी ऐसा होना चाहिए, जैसे यहां हो गया Mg+ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए जेन Na+ से। ओके, लेकिन इत्तेफाक से यहां ऐसा हुआ नहीं, यहां ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ समझिएगा। ठीक, ये बिल्कुल सही है जो आप पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत थोड़ा सा ये है कि भाई साहब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो 2,8 आ गया, और इसका कितना आया? 2,8,1। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, 2,8,1। अभी बताइए, ये तो फुलफिल्ड हो गया। तो भले ही इसका साइज इससे बड़ा है, भले ही इसका साइज इससे बड़ा है, तो
इसका अगर साइज छोटा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए था, जैसा कि यहां है और होगा भी। लेकिन यहां क्यों नहीं है? क्योंकि जब सोडियम ने Na+ बना लिया तो इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। मैग्नीशियम ने प्लस बना के ऐसा नहीं कर पाया, भले ही मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इसी से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए, बशर्ते कुछ चीजें ना फंस जाए। यहाँ तो फंस गई भैया, सोडियम तो गंगा जी ना के आए, इन्होंने स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। दैट इज वाई दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग। ओके, चल जल्दी से नोट कर ले बच्चा लोग। नेक्स्ट क्लास जब इसकी होगी, ठीक है, तो आपको एक असाइनमेंट, ओके, हाँ बिल्कुल, आपको एक असाइनमेंट में दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हटा दे रहा हूं मैं, अर्थात हटाए दे रहा हूं मैं। ओके, दैट मीन्स इरेज किए दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा सबके भाई? ओके ओके, जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए ही भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपको धोखे से कोई काम भी आ रहा है तो आप कोशिश करिए उसको अवॉइड कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम आपको कुछ सिखा पाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है, इससे पहले क्या हेडिंग पड़ी थी आपकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपकी क्या हेडिंग पड़ी है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ओके, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? IE से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली EG से कह सकते हैं, या कुछ लोग इसको U भी कह देते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक, क्या लिखा है? डेल्टा H और सब स्क्रिप्ट में। देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं लिखता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 ऊपर बनाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो मैं कहूँ 1 के आगे आप 2 0 लगाइए और थर्ड जो 0 है उसको आप सुपर स्क्रिप्ट में रखिए, दैट मीन्स उसको ऊपर करिए। मैं कहता हूँ H2O लिखो, तो H2O, फिर मैं कहूँ नहीं भैया 2 को सुपर सब स्क्रिप्ट में ले आओ, तो 2 को नीचे ले आओ। ओके, हाँ थोड़ा सा हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फंडे सीखे। वर्ड में भी रहता है ये सब, जब आप कंप्यूटर में MS ऑफिस पे वर्क करते हैं तो समझिए। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, तो पहले इसको एक बार पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी? जब आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ध्यान रखना, जब मैं कभी एटम बोलता हूं उसका मतलब ही होता है मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूं भाई। अगर आयन होगा तो मैं आयन बोलूंगा, उसको स्पेशल नाम ही दिया गया। पॉजिटिव है तो कैटायन, निगेटिव है तो एनायन, तो फिर उनको तो आयंस बोला जाता है। अगर मैं एटम बोल रहा हूं दैट मीन्स मैं न्यूट्रल की ही बात कर रहा हूं। तो क्या होता था? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी? तो जब आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें जाके, जब आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें जाके, तब जो एनर्जी में चेंज आए, तब क्या हो? जो एनर्जी में चेंज आए। अब देखिए, अब आप इसका मतलब मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये डेल्टा H क्या है। उस टाइम मैंने बोल दिया था कि मैं बार बार बोल रहा हूं भाई साहब कि एक एक टर्म को आप समझिए। और जब मैं लिखता हूं ना, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, फिर मैं साइड में इधर आ जाता हूं, मैं कहता हूं देखिए एक चीज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक एक चीज फिर आपको समझनी चाहिए भाई। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
द इंथैल्पी, या इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज या डरने की जरूरत नहीं है। द इंथैल्पी चेंज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। अब आप मुझसे ये कहेंगे सर जैसे आपने क्या किया था, जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आपको एनर्जी देनी पड़ी थी, तो फिर इसका उल्टा हो जाए, जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपको एनर्जी मिले। तो सर यहाँ लिख देते ना, जो एनर्जी मिली आपने तो यहाँ लिखा द एंथैल्पी चेंज, द एनर्जी चेंज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। जब हम किसी एटम में सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो एनर्जी में चेंज होता है सर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सर क्या बवाल है, ये चेंज क्या, आप तो लिख दो ना द एनर्जी गेन, जो एनर्जी हमें मिली। आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा सर? मैं कहूँगा भाई बात तो आपकी सही है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बात आपकी सही है अकॉर्डिंग टू आपकी बुद्धि। ठीक, बड़े हो रहे हैं अब आप, धीरे धीरे समझिए समझिए। बहुत हल्के में समझा के भाग जाऊंगा आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो लोग, मैं 9th वाले भी समझ ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, अलग आप इसको 9th वाले तो ना ही पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है। सुनिए, मैं अगर इसमें इस कंटेनर में कोई गैस फिल कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें फिल कर दूं CH4, ओके, या लेट मी से CO2 फिल कर दूं, कुछ भी मैं इसमें फिल कर दूं, ठीक, कुछ भी फिल कर दूं का मतलब, और मैं मान लिया मैंने इसमें ये कितनी फिल कर दी, अप्रॉक्स 80 ग्राम इसमें, तो बताओ मैंने कितने मोल इसमें फिल कर दिए, 5 मोल। तो ढेर सारे इसके पार्टिकल होंगे, ढेर सारे CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ढेर सारे इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, CH4 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 ऐसे करके तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये मोशन में होंगे, ये मूव कर रहे होंगे? 9th क्लास में पढ़ा था ना, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वे पार्टिकल हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में। वो अलग बात है, सॉलिड में ये मोशन बहुत 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 कम, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा, और गैसेस में बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ा तो था भाई, ओके। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या है, समझिए जरा, क्या ये पार्टिकल्स जो हैं इसके ये मोशन में होंगे? अब मुझे एक बात बताओ, माना मैंने ये मोशन में है, मोशन में तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, मोशन में तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और भी एनर्जीज रहती हैं, मैं उनको नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो मोशन वाली एनर्जी उसको बता रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। माना मैंने ऐसी हल्का हल्का 100 किलो जूल है, ये मैं नाप के नहीं आया हूं भाई साहब, ऐसे ही बोल रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100 किलो जूल है। अब मैंने क्या करा, भाई साहब को नीचे से टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, ठीक है, इस कंटेनर को। बताइए आपको लगता है जब मैं कंटेनर को टेम्परेचर दूंगा, इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो क्या इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा? और गैस का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ने से क्या इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? अब ये सी बात है, बढ़ेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप क्या करते हैं, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो फैल जाते हैं। और उसी गैस को अगर आप ठंडा कर दें ना, कूल कर दें, तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो रैंडम मोशन है वो कम हो जाता है, ओके। तो अब मैंने माना काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 180 किलो जूल। तो बताओ एनर्जी में चेंज हुआ? भाई आपने तो एनर्जी दी है, ठीक, लेकिन वही एनर्जी में चेंज कितना नजर आ रहा है? पहले ये पार्टिकल मोशन कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, 12 mv² इतनी। अब वही वेलोसिटी बढ़ गई तो अब 12 mv² कितनी आ रही, इतनी। तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल यहाँ एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो उसी को मैं लिख देता हूँ डेल्टा H एनर्जी में चेंज हुआ। अगर मैं यही मानूँ कि इसके कंटेनर के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ही बात हो रही है, तो डेल्टा H कितना हुआ, 80 किलो जूल। वैसे ही यहाँ है, आपने जब एनर्जी जब आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला किसमें, किसी
एटम के अंदर, ठीक। तो चेंज की मैं क्यों बात कर रहा हूं सर, जब आपने ये कहा था कि अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सर तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सर उसका उल्टा ना बोल दीजिए। अब सर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो सर एनर्जी क्या हो जानी चाहिए। तो चेंज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, जरा अच्छे समझिए। एक एक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए गौर से। जैसे आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देखिए मैं 287 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के बार बार ऐसा लिखता हूं ताकि आप इन चीज़ों को रिकैप करते रहे अपने माइंड में। 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल, क्लियर हुआ। अच्छा आप यहाँ भी लिख सकते हैं बी एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन, वही पुराना वाला, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा और समझिएगा। सल्फर, सल्फर कितना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। मैं कुछ भी आपको रटाऊंगा नहीं, आप खुद ही मुझे आंसर देंगे 6। मुझे जरा एक बात बताओ गौर से, क्लोरीन और सल्फर, आप जरा पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो हियर इज सल्फर एंड हियर इज क्लोरीन, एक ही पीरियड में होते हैं। फास्फोरस, क्लोरीन, याद आ रहा ना आपको, ऐसे करके सिलिकॉन। तो बताइए जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल बढ़ रहा है। अब आप इलेक्ट्रॉन अगर डालने भी जा रहे हैं भाई मेरे, तो बैलेंस सेल में तो डालोगे जाके, अंदर वाले में तो डाल नहीं दोगे, क्लियर है। तो मुझे एक चीज और बताओ आप मुझे कि इन दोनों में से, क्लोरीन और सल्फर दोनों में से कौन सा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन, जिसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच पाएगा। आंसर दो, आंसर दो। क्लोरीन, पहली बात। दूसरी बात बताओ मुझे, क्लोरीन के मन में एक चीज और चल रही होगी ना, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मात्र एक इलेक्ट्रॉन की बात है, मेरा तो काम बन ही जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, मैं 2,8 और आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाऊंगी। सल्फर भी चाहेगा यार 2 आ जाए, तो एक तो भैया एक के लिए मना तो नहीं कर देगा, क्यों नहीं मना कर देगा, वो जानता भाई पहले एक तो आए, बूंद बूंद से हाँ भाई गागर भर जाती है, फिर गागर अगर सागर भर जाता है, जो भी है। तो बताइए मुझे, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा, क्लोरीन या सल्फर। क्लोरीन। तो एक चीज समझ सकते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है या घटती है, इंक्रीजेज और डिक्रीज, बताइए। इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरी चीज जरा समझिए आप, डेफिनेशन आप यही याद रखिए, लेकिन अगर मैं पहली डेफिनेशन देखूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वहां होता था एनर्जी रिक्वायर्ड, तो सीधा है यार, हम भारतीय लोग हैं, अगर हमने एक जगह दी है तो हम दूसरी जगह लेंगे भी एनर्जी। तो यहां आप ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो आपको एनर्जी मिले, थोड़ा मनी मन, आपके लिए वही बढ़िया डेफिनेशन है, यही लिखनी है, यही याद रखनी है, लेकिन वो आपके समझने के लिए ज्यादा अच्छी है। क्या होगा, जब आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो एनर्जी आपको मिली, जो एनर्जी रिलीज हुई एटम से, रिलीज होगी तो आपको ही मिलेगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताइए आपके लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा कब होगी, जब वो आपको ज्यादा मिले, और ज्यादा कब मिलेगी, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, बढ़ती है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको क्या एनर्जी जो मिल रही होगी उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जब आपको एनर्जी मिलती है तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में उसको डेल्टा एच को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एच को कैसे दिखाते हैं, निगेटिव। वहां कैसा दिखा रहे थे, क्योंकि वहां एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो वहां कैसा दिखा रहे थे, पॉजिटिव। यहां कैसा दिखा रहे हैं, निगेटिव। बताइए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ये निगेटिव है, निगेटिव, ये अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपने सल्फर में मान लिया आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया एक, और आपको लेट मी से, मैं ऐसी ले रहा हूं, 80 किलो जूल एनर्जी मिली, तो बताओ क्लोरीन में कितनी मिलेगी, 100%, इससे ज्यादा मिलेगी। वो अलग बात है कितनी भी मिले, ठीक है, मैं मान लेता हूं 90 किलो जूल मिली, 85 मिली,
110 मिली, लेकिन इससे तो ज़्यादा मिली। तो जो निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअल में भाई सही भी है अपने लिए, क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं एनर्जी, तो एक बार लेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन आपसे निकाल रहे थे तो आप हमसे एनर्जी ले रहे थे ना, अब हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपसे एनर्जी लेंगे। तो अपने लिए जो अंदरूनी फील है जो वो यही होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होती है, लेकिन एक्चुअल ऐसा जो मैं रियल बोल रहा हूँ वो नहीं होता है। कई एटम ऐसे भी हैं कि जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वैसे यार हम ऐसा क्यों करें, हमें कौन सा पागलपन सवार है कि एक तो हम आपको इलेक्ट्रॉन दें और जाके ऊपर से एनर्जी और दें। अब केमिस्ट्री है यहाँ अपनी नहीं चलती। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो निगेटिव वैल्यू है वो लगातार कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative when we moves सॉरी आप ऐसे लिख लें इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप ऐसे से यहाँ से लिख लें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव व्हेन वी मूव टुवर्ड्स, एक मिनट रुकिए, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, इतना नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। हो गया नोट? अब तो चेंज तो होगा ही एनर्जी में, क्यों होगा? अब पहले मान लिया एटम की एनर्जी कुछ थी, अब आपने जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी कुछ रिलीज हुई, ठीक है, तो चेंज नहीं हुआ। पहले मान लो आपके पास, उसके पास, एटम के पास एनर्जी थी 100 जूल, ठीक है, 100 जूल थी, अब रिलीज हो गई मान लो 80 जूल, तो कितनी बची? 20 जूल। तो एनर्जी में चेंज नहीं हुआ 80 जूल का, ठीक है। हाँ, अब देखिए वहाँ क्या होता था, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती थी। यहाँ याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, इससे मत घबराइए, हो सकता है बुक्स में ऐसा लिखा हो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है, ठीक। अपने लिए क्या है, ये हो तो अच्छी बात है भाई, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें भी तो एनर्जी दो, हम आपको कुछ दे रहे हैं, हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो। हाँ, हमने आपसे इलेक्ट्रॉन लिया था तो हमने आपको एनर्जी उस टाइम दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब तो भैया हम आपको क्या दे रहे हैं, अब हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप हमें एनर्जी दो ना, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, तो अपने लिए तो ये चीज़ हो ना तो आप बढ़िया मानेंगे। अब देखिए जीरो किन की होती है, तो नोबेल गैसेस की, नोबेल गैसेस भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जीरो। ओके, पॉजिटिव सर किन की होती है, कुछ ऐसे एटम हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड रहता है, ठीक, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक। अब मैग्नीशियम में क्या है आपका बताइए, उसका तो कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। कुछ ऐसे भी है जिनका हाफ फिल्ड है, ठीक, जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक। ये लोग क्या चाहेंगे कि भैया नहीं, अच्छे खासे हाफ फील्ड है, तुम एक इलेक्ट्रॉन दे के हमें कर, हमारा कर भी क्या रहे हो, हम 3s2 हैं, ठीक है, अब आप मेरे p में एक और लिए आ रहे हो, अच्छे खासे तो फुलफिल थे तुमने। आउटर मोस्ट सेल में भले ही फुलफिल नहीं है, लेकिन जो लास्ट सब सेल है, जो ऑर्बिटल है वहां पर, वो तो फिल है, 3s2 तो है, कम से कम इतना तो तसल्ली है कि चलो मेरा सेल अगर फुलफिल नहीं तो उसके अंदर जो मेरी सीट है वो तो फुलफिल है। तुम क्या कर रहे हो, उसमें एक डाल के अगली सीट पे और लिए जा रहे हो, और कोई मतलब नहीं। फास्फोरस कह रहा है यार ठीक है मेरी 2p3 है, सॉरी 3p3 है मेरा, ठीक। आप अच्छा खासा हाफ फील्ड है, आप एक इलेक्ट्रॉन देके हमें कर भी क्या रहे हो, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, आप हमें तो अनस्टेबिलिटी की तरफ लिए जा रहे हो। कम से कम हाफ फील्ड में मैं दुनिया को ये तो बता रहा था मैं हाफ फील्ड हूँ, अब तो आप वो भी छीने ले रहे हो। तो पॉजिटिव, तो आपसे कल को भी पूछेगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, आप कहेंगे यस सर हो सकती है। कैन बी जीरो, यस सर हो सकती है। कैन बी निगेटिव, यही सर होनी चाहिए। जब हमें एक बार इलेक्ट्रॉन उनको ले रहे थे तो वो एनर्जी हमसे ले रहे थे, अब हम जब उन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो हमें एनर्जी नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो आपके लिए यही है, जितनी ज़्यादा निगेटिव उतना ही आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस एटम की अच्छी है, वहाँ हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें वो ढेर सारी एनर्जी दे रहा है। क्लियर हो गया?
तो पीरियड में क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब ग्रुप्स में बात कर लेते हैं। किस में बात करते हैं? ग्रुप में। ओके, तो चलिए बताइए। अच्छा हाँ, मैं आपसे कल ये पूछ सकता हूँ कि बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बढ़ती है? तो आप कहेंगे सर क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सर लेफ्ट टू राइट जाने पर। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो जाता है? मैं पूछूंगा आपसे तो आप कहोगे सर देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, बैलेंस सेल पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम डालने जाते तो वो आसानी से खींच लेता है अपनी तरफ, आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। फिर मैंने आपसे पूछा चल बताओ भाई एक पीरियड में क्या होता था, आपने बता दिया मुझे। अब मुझे आप बताओ बेटा एक ग्रुप में क्या होगा? तो आप वेरिएशन किस में देख रहे हैं? ग्रुप में। तो आपने कहा सर देखिए इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ले ले उतनी अच्छी सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियड में तो सर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। मैंने कहा क्यों घट रहा है? अरे सर डिस्टेंस नहीं बढ़ती है सर, आप देखिए बैलेंस है और न्यूक्लियस के बीच की टॉप टू बॉटम जाने पर, और दूसरा सर स्क्रीनिंग इफेक्ट और आ जाता है सर। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो आप कहेंगे सर देखिए on going top to bottom in a group, okay, electron gain enthalpy will decrease। क्यों कह सकते हो आप? बिकॉज कह सकते हो ना, बिकॉज ENC डिक्रीज। क्लियर? कोई डाउट? आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक, जैसे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ठीक, हम इनकी देख रहे हैं, किनकी? हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, मतलब धीरे धीरे निगेटिव में वैल्यू घटती जाएगी। तो फ्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा और ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा। क्लियर? यही होता है और यही होना चाहिए जो हमने पढ़ा है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो यही होता है और यही होना भी चाहिए। अब आप किसी भी ग्रुप में जाओ, टॉप टू बॉटम जाओगे तो घटती जाएगी, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। अब मैं सर इसी एग्जांपल को मैं क्यों स्पेशली करा रहा हूं, तो समझिए यहां पर ये चीज दिख रही है ना आपको, यहां पर फ्लोरीन की कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्लोरीन की ज़्यादा। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्यों क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, अब ऐसा क्यों के लिए पहले आप इतना नोट कर चुके होंगे, इतना नोट कर चुके होंगे ना। ठीक, ऐसा क्यों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।